चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल चुनाव आयोग और कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बंगाल में बरसों से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में अपने देश लौटने की होड़ मच चुकी है। सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान भरकर सैकड़ों लोग बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हैं। इसी मुद्दे पर आज एक सार्थक चर्चा करेंगे कि क्यों, अगर कोई देश में अवैध घुसपैठिया रह रहा है, अवैध बांग्लादेशी रह रहा है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लगातार फुटेजेस आ रही हैं, बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि हमें जाने दो। उन लोगों के जो बयान टीवी के लिए आ रहे हैं वो आप सुनिए। वो कह रहे हैं हमारे पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, पिछली बार तो हमने वोट भी दे दिया। तो अगर ये शुद्धिकरण हो रहा है तो किसी को इसमें क्या दिक्कत। लेकिन उलट यानी दूसरी तरफ सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जिसमें खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि आनन फानन में चीजें हो रही हैं। 3 साल की प्रक्रिया को 3 महीने में अंजाम देने के लिए बीएलओस के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, जिस वजह से 28 लोगों की जान तक चली गई। यह मामला भी काफी इंपॉर्टेंट और सीरियस नजर आ रहा है। आज इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बांग्लादेश से सटी पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन दिनों भीड़ लगी है। बंगाल में बरसों से हो रहे अवैध बांग्लादेशियों में अपने देश लौटने की होड़ मची है। वजह है एसआईआर। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन रिवीजन का काम शुरू हो चुका है। इसी का असर है कि अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है। सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान समेटकर सैकड़ों लोग बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर उत्तरी 24 परगना के स्वरूप नगर में चेकपोस्ट के पास अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ लगी है। इनमें से कई लोग 5 साल तो कई 10 साल से भारत में रह रहे थे। कई तो ऐसे भी हैं जिनका बचपन ही भारत में बीता है। इनके पास न आधार कार्ड है, न ही वैलिड भारतीय दस्तावेज। फिर भी ये अवैध बांग्लादेशी बेखौफ होकर अब तक हिंदुस्तान में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दबाव में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में डीएमके ने इसे वोट चुराने का तरीका बताया। राजस्थान में युवा कांग्रेस ने बिहार में हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा और शहीद स्मारक पर जोरदार प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भुज में कहा कि देश से हर घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और एसआईआर प्रक्रिया का पूरा समर्थन जरूरी है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर बीएसएफ की तारीफ भी की। शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार देश में मौजूद हर एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और अवैध प्रवास लंबे वक्त से संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। बीएसएफ ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और वापस जाने वालों की पहचान जांचने के बाद ही उन्हें पार जाने दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बॉर्डर्स के आसपास यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो बयान आपने भी सुन लिए होंगे, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भास्कर घोष जी जुड़ रहे हैं। भास्कर दादा, नमस्ते करता हूं, आपको बहुत टाइम बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं, नमस्कार। मेरे साथ कांग्रेसी प्रवक्ता केतन जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। केतन भाई, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा साहब जुड़ रहे हैं। सुमित भाई, आपका भी बहुत स्वागत। सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में शुमार गौतम लाहिड़ी सर जुड़ रहे हैं। गौतम सर, आपका भी बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी भी मेरे को पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। रास बिहारी सर, आपको भी मेरा नमस्कार।
सबसे पहले सुमित भाई, मैं आप ही के पास आ गया। सुमित भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि हम तो शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, हम प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वोटर लिस्ट में जो लोग जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनको भी हटाएंगे, और जो अवैध तरीके से देश में घुसे हैं, वो बॉर्डर्स वाली तस्वीरें तो आपने मुझसे ज़्यादा देख ली होंगी। क्या आपको लग रहा है कि क्यों सिर्फ और सिर्फ टारगेट, क्यों सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के वोट काटने का षड्यंत्र आपको इसमें नजर आता है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से ये एसआईआर कर रहे हैं, एसआईआर की आड़ में जिस तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, मैं शुरुआत से कह रहा हूं, अब हम लोगों ने बिहार में भी देखा जिस तरीके से इन लोगों ने काम करा है। आप सही से काम करिए ना, एसआईआर करने के लिए मनाही नहीं है, पर जिस तरीके से आप छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं वोटर लिस्ट के अंदर, वहां से नाम काटना, फिर नाम जोड़ना, नाम बढ़ाना, एकदम से नाम बढ़ जाते हैं, 3 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने बिहार के अंदर देखा है इस तरीके से चुनाव के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, वो ना हो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ियां मत करिए, और करना है तो सही से करिए, वरना मत करिए। आपने देखा कि 28 लोगों की जान भी चली गई है इसके अंदर। रोहित भाई, आप लोगों ने देखा होगा 28 लोगों की जान भी चली गई है। लेटर पढ़ा हमने जो भेजा ममता जी ने। अन्य प्रदेश जो एसआईआर के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को खुद नहीं मालूम है हमें क्या करना है। अब कल मेरे पास एक वीडियो आया है, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो आपको डिबेट की बात भेज सकता हूँ कि उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हम लोग एसआईआर में कौन सा फॉर्म भरें। उन्हें उन लोगों को ट्रेनिंग मिली नहीं, केवल एसआईआर करिए, नाम लीजिए, हमें कौन लोगों को रखना है, किसको बाहर करना है, ये माननीय मोदी जी और अमित शाह जी तय करेंगे कि हमें किसको रखना है, किसको बाहर करना है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग कठपुतली बन करके काम कर रहा है भाजपा का, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके ऊपर आंदोलन होने वाला है बहुत जल्दी। 16 तारीख से देश के अंदर आंदोलन होने वाले हैं, दिल्ली के अंदर 16 तारीख से आंदोलन की तैयारियों में है टीएमसी। दादा, मैं आपके पास आ गया। भास्कर दादा, सबसे पहले तो बताइए, केमोन अच्छो? भालो अच्छी रोहित भाई। सर, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे साफ बता दीजिए, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये वोटर्स का प्योरिफिकेशन हो रहा है, वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, तो फिर ममता दीदी इतनी डरी हुई क्यों है? वो क्यों लेटर लिख रही हैं? वो लेटर में कितनी गंभीर बातें लिख रही हैं कि 28 बीएलओ की जान चली गई है, प्रेशर में है। रोहित जी, एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि उनके आंखों में डर देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। सुमित भाई के अभी डर दिख रहा है, ममता जी का डर दिख रहा है। ये निडर होके 15 साल जो बंगाल के ऊपर राज किए हैं, भास्कर जी, हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। डर इसलिए देखें रोहित जी, आप जब बोल रहे थे मैं खामोश था। आ रहा हूं सुमित भाई, एक बस ओपनिंग हो जाए सबका। सुमित भाई, एक बार ओपनिंग हो जाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म। मैं खामोश था रोहित भाई, मैं प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड। आज देखिए, बिहार में जो एसआईआर हुए हैं, आज उस एसआईआर के अगेंस्ट में आप इस मंच से बोलिए कि कितने लोग उनकी प्रोटेस्ट किए हैं, कितने लोग बोले हैं कि मेरा नाम क्यों काटा गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार इसको इस पटल पे आ रहा है कि भाई हम अगर गलत नाम काटे हैं गलत लोगों को, तो उन लोगों को आना चाहिए सामने। क्या रिकॉर्ड है आपके? और अभी बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही है, ये वो डर दिखाता है कि सीपीएम के मैं बंगाल के राजनीति से वाकिफ हूँ, करता भी हूँ राजनीति। सीपीएम के टाइम से जितनी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से लाए हैं, जिसका ये नतीजा है कि 12 डिस्ट्रिक्ट बंगाल में माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो गया है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो गया। ठीक है, आपको याद है कुछ बिहार में जिस सिचुएशन हुआ, 66% माइनॉरिटी है और 33% मेजॉरिटी है। ठीक है, और वहां पे क्या हालत हो गया था, बीएसएफ सेना अगर नहीं उतरता तो वहां पे और एक कश्मीर बन जाता। ये बंगाल को जो कश्मीर बना दिए हैं, ये बंगाल को जो कश्मीर बना दिए हैं, इसी का शुद्धिकरण आज एसआईआर में हो रहा है। हमने बार बार ये कहा है कि जिसके नागरिक रहने का अधिकार है वो रहे। ठीक है, आज देखिए जिस तरह से पलायन हो रहा है, जो लोकल आता है बांग्लादेश से, वो पहले भर के आता था और जाता था खाली, अभी वो भर के जा रहा है, आ रहा है खाली। ठीक है, 4 बॉर्डर से 11 बॉर्डर से ही लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अगर लोगों के पास सही आधार कार्ड है, डुप्लीकेट नहीं, फोर्ज नहीं, सही पूरा तथ्य है, तो उन लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? मैं तो सुमित भाई से ये पूछता हूँ कि भाई पलायन रोको पहले, अगर वो आपके वोटर है तो पलायन रोको। आज लास्ट विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी में 10% का फर्क था, 10%, 48 एंड 58%। आज
जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, हाँ। जिस तरह से रेशन कार्ड को, डुप्लीकेट रेशन कार्ड को मान्यता वो खो रहे हैं, हाँ। जिस तरह से आधार कार्ड का मान्यता खो रहे हैं, तो आज इसका फल क्या होगा वो तो 1-1.5 महीना में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये डर मुझे अच्छा लग रहा है। ये डर आपको अच्छा लगा? ओपनिंग भी आपकी शानदार आ गई भास्कर दा। एक बार मैं ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए खोल रहा हूं। केतन भाई जल्दी से आ जाइए। केतन भाई मुझे तो सबसे पहले बता दीजिए कि क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है कांग्रेस की एसआईआर को लेकर? राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि मैं बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ रहा हूं। बिहार चुनाव निकल गए, उससे पहले हरियाणा फाइल्स खोल दी, महाराष्ट्र का जिक्र आप लोगों ने कर दिया, बंगाल में हालत खराब हो गई, 6 सीटें आप जीत कर आए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं अब बंगाल के लिए क्या पोजीशन है? टीएमसी के साथ खड़े हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध, मोदी का विरोध? जी, सभी को नमस्कार। जो बात शुरू हुई मैं उसी बात पे कहता हूँ, शुद्धिकरण का एक शब्द मैंने सुना कि तो पहले तो शुद्धिकरण, ये बोल रहे हैं निर्वाचन कमीशन को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। क्योंकि जो निर्वाचन कमीशन हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र सिर्फ इसी नींव पे टिका हुआ है जहां एक स्वच्छ और साफ सुथरा चुनाव होता है। हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो दुनिया में सबसे बेहतर रही है। मगर आज जब इस पर सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का जो मूल कारण है, जहां से शुरुआत हुई, वो यह है कि जब निर्वाचन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो चुनाव होता है, उसमें से हमारे देश के चीफ जस्टिस को हटा के वहां सरकारी प्रतिनिधि को डाल दिया गया। सारी फसाद की जड़ वहीं से है। और जो पवित्रता, जो निष्पक्षता, जो स्वच्छता है निर्वाचन कमीशन की, जो सवालों के दायरे में आने शुरू हुई है, तो वो उसी समय से हुई है। अब मैं आता हूँ एसआईआर पर। देखिए, एसआईआर का विरोध कोई नहीं करता। एक एसआईआर कई बार पहले भी हुए इस तरह के कार्यक्रम और आगे भी होंगे, मगर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आर्बिट्ररी एसआईआर है, वह एसआईआर है जो कि शासक, जो सत्ताधारी पार्टी को सुविधा करा देने वाला एसआईआर है। जी, हम उस एसआईआर का जरूर विरोध करते हैं। जैसे हमने बिहार में देखा कि बिहार की आबादी 8-8.5 करोड़ की आबादी है, जिनका 40 दिनों के अंदर उनका उसको गहन कहा जा रहा है, अर्थात एसआईआर इंटेंसिव, उसको गहन समीक्षा कैसे संभव है उस बिहार में, जहां की एक साधारण सा ग्रेजुएशन जो 3 साल के बजाय 5-5 साल में होता है। तो बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में यहाँ दीदी की बात अगर हम माने तो दीदी नाटक अच्छा कर लेती हैं। शुरुआत इन्होंने ऐसा की थी कि एसआईआर होगा तो हम यहाँ आग लग जाएगी वगैरह वगैरह, हम एसआईआर नहीं होने देंगे। और एसआईआर शुरू होने के चंद कुछ दिनों में देखा गया कि 1 सप्ताह के अंदर बाकी भाजपा शासित राज्यों से भी आगे बढ़ चढ़कर इनकी तत्परता दिखाई दे एसआईआर करने में। और अब जबकि एसआईआर की प्रक्रिया लगभग 70-80% हो चुकी है, अब कुछ ही दिन बाकी है, तो फिर इनका शगुफा ये शुरू हो गया कि इसे बंद कर दे, स्थगित कर दे। तो मुद्दा जो हम वोट चोर, गद्दी चोर जो हम कहते हैं, तो वो दिल्ली में बैठा एक दिल्ली में बैठा वोट चोर और एक बंगाल में बैठा वोट चोर, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर बंगाल के भी आप चुनाव देखेंगे तो यहाँ भी उसी प्रकार की रैगिंग करने की तृणमूल कांग्रेस, जो यहाँ तो 2 चुनाव होता ही नहीं है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता भी है थोड़ा बहुत, पंचायत और जो नगर पालिकाओं का चुनाव, यहाँ चुनाव ही होता नहीं है, वो एक तरह से सिलेक्शन होता है, वहां जिसको टीएमसी पार्टी उसी को जिता देती है। तो ये केतन भाई, ये क्लैरिटी आ गई क्या? केतन भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल बातें शुरू हुई हैं। ये तो आपने बीजेपी को अच्छा दे दिया कि इंडिया ब्लॉक में देखो कितनी फूट है। ये जो आप बोल रहे हैं ये ऑफिशियली आपको तो बताया होगा ना कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ नहीं कहना। धन्यवाद चेतन भाई, वही राग आलाप कर रहे हैं। जो राग बिहार में हम देखें, शुद्धिकरण हुआ तो कांग्रेस 5 पे आ गया, शुद्धिकरण हुआ तो आपका आरजेडी 25 पे आ गया, शुद्धिकरण हुआ तो उनकी पत्ता साफ हो गई। दूषित मानसिकता यही शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, आज कांग्रेस 3 में तुरंत आ रहा हूं आपके पास, एक ओपनिंग ले लूं बस में। लाड़ी साहब प्लीज आप आ जाइए, मुझे बता दीजिए ग्राउंड पर क्या माहौल है, क्योंकि जो बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, लोग तो भर भर के, जो बांग्लादेशी हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, मैं कईयों के बयान सुन रहा था, हमारी कैमरास की टीम वहां पर मौजूद है, तो वो तो कह रहे हैं कि पिछली बार हमने वोट दे दिया लेकिन अभी हम जाना चाह रहे हैं, अभी हम भागना चाह रहे हैं। देखिए, अगर पिछले बार वोट दिया तो वोटर लिस्ट में नाम होगा तो भागना नहीं चाहिए। देख, तो यही बात है। दूसरी बात यह है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ताकतवर है। वो सारे बूथ में कौन वोटर है, कौन नहीं है, वो देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद उनका काम हो चुका है, इसलिए बाकी जगह पे जो होगा इसका रोकने के लिए बोल रहा होगा। लेकिन ये बात है, बंगाल का स्थिति बाकी राज्यों से अलग इसलिए है, यहाँ के देश का विभाजन का एक इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे हिंदू उस ईस्ट पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं। इनका अंदर एक चिंता है बीजेपी का खास वोट बैंक जो है मथुआ, जो दलित कम्युनिटी,
उनके अंदर भी एक बहुत ही चिंता हो रहा है कि उनका नागरिकत्व अभी तक मिला नहीं है। लेकिन कैसे वो करेंगे, कैसे वोट देंगे, ये चिंता है। एक अजीब एक स्थिति है। लेकिन ममता जो का BLO जो मरा, जो सुसाइड किया, वो तो मेरे ख्याल में एक ही मरा है, ज्यादा नहीं। बाकी लेटर लिखा है उन्होंने, उसमें 28 लिखा हुआ है SIR के साथ। 28 लिखा है, देखा है मैंने, तो देखा तो अभी रिसेंटली एक पुरुलिया में एक देहांत हुआ है। लेकिन एक बात सच है कि BLO के ऊपर जितना प्रेशर दे रहा है, वो प्रेशर थोड़ा चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। 30 दिन के अंदर सारे लोगों का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके कलेक्ट करना, उसका बाकी जीवन के ऊपर बहुत एक असर पड़ रहा है, ये बात सच है। इसको चुनाव आयोग को थोड़ा देखना चाहिए। बट SIR बंद नहीं होना चाहिए, SIR तो होना चाहिए। ठीक है, SIR होना चाहिए। बंगाल पर सबकी नजर है, उसी पर मैं सार्थक चर्चा कर रहा हूं। रास बिहारी जी से मैं ओपनिंग कमेंट से लेता हूं जल्दी से। रास बिहारी जी, क्या कुछ है जो डर है ममता बनर्जी का? अब भास्कर घोष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीनियर मोस्ट शहरों में शुमार है, वो तो कह रहे हैं कि ये डर अच्छा लग रहा है। लेकिन लाड़ी साहब जो कि ग्राउंड पर भी रहते हैं, ग्राउंड पर भी काम करते हैं, वो भी लोगों से संवाद कर रहे हैं, प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं SIR तो होना चाहिए, लेकिन पैनिक सिचुएशन भी है। नहीं, पैनिक सिचुएशन तो बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? क्योंकि जाहिर है कि अब विपक्षी दल बना रहे हैं। हाँ। क्योंकि जिस तरह से बिहार में बनाया गया, आप सबको पता है कि बिहार में भी जो प्रवासी बाहर हैं, उनके भी वोट बने हुए थे, कुछ ऐसे फर्जी वोट भी बने हुए थे, वो सब काटे गए हैं। लेकिन विपक्षी दलों के उस कारण कुछ नहीं कट पाए। अब बंगाल की अगर आप बात करेंगे, तो बंगाल में तो घुसपैठियों का विरोध ममता बनर्जी ने भी किया था। ठीक है। और बाद में वही सबसे बड़ी हमदर्द बन गई। ये भी ध्यान देने की बात है कि बंगाल में 8,000 से ज्यादा गांव हिंदुओं से खाली हो चुके हैं, जो सीमावर्ती जिले लगते हैं। ट्रू। और ये सिर्फ एक क्योंकि कोई SIR का विरोध ममता बनर्जी ने पहली बार तो किया नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी तो केंद्र सरकार की हर बात का विरोध करती रही है। ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करती रही है। वो तो संसद का भी विरोध करती रही है, वो तो सेना का भी विरोध करती रही है, वो तो केंद्रीय बलों का भी विरोध करती रही है। और ममता बनर्जी तो केंद्र सरकार की कोई भी योजना आएगी उसका विरोध करती है। तो SIR का विरोध करना है। SIR का विरोध भी इसलिए किया जा रहा है कि जो वहां पर अवैध रूप से लोग आकर बड़ी संख्या में बस गए हैं, जो वोटर बन गए हैं, और ममता बनर्जी की सरकार में जो धांधलेबाजी होती है, उसके कारण उनके वोट भी बन गए हैं, उनके आधार कार्ड भी बन गए हैं, बिल्कुल, उनको योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। और अब तो हम तो ऐसी भी खबर देखते हैं कि बांग्लादेश से आकर बसा और ग्राम पंचायत का सरपंच बन गया। ये भी खबरें बंगाल में है। लेकिन SIR के बाद में लोगों में जो डर बैठा है कि भाई आपको भारत में रहना होगा तो आपको अपना प्रमाण पत्र तो दिखाना होगा ना। आप भारत में पैदा हुए तो इसमें दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? लेकिन उनके पास जब कागज नहीं है तो क्यों कागज दिखाएंगे? और वही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2021 के भी चुनाव में ये घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना था। ये अलग बात है कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वो चुनाव अपनी ताकत के बल पर जीता, आतंक के बल पर जीता। नहीं, और SIR तो अब जरूरी भी लग रहा है ना, जो बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं। सुमित भाई प्लीज आप आ जाइए। सुमित भाई, भास्कर जी ने पहला ही कमेंट दे दिया, अब सबका ओपनिंग हो गया, इसलिए अब ये प्लेटफॉर्म में आप सबके लिए खोल रहा हूं। सुमित भाई, भास्कर जी कह रहे डर अच्छा है। ये डर है क्यों? क्योंकि मैं तो ममता बनर्जी को भी देख रहा था, सुन रहा था, वो कह रही हैं कि SIR कुछ नहीं है, NRC की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और SIR NRC का पहला कदम है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये CA NRC का ही रूप है, जो जिसे SIR का नाम दे दिया गया, शॉर्ट फॉर्म SIR कर दिया गया है। पर आज अगर हम लोग देखें, क्या केवल बंगाल में ही है? असम में कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है एक घर में एक घर के अंदर 4,000 वोट बने हुए हैं। ये लिस्ट भी है, न्यूज चैनल पे भी चली थी। मैं कोई फर्जी नहीं बता रहा हूँ। अगर सब लोगों ने देखी होगी, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको मालूम होगा कि एक घर में 4,000 वोट बने हुए थे। कहाँ से बने हुए थे, क्यों बने हुए थे? सब सरकार तो आपकी चल रही है, यानी घुसपैठ तो आपके यहाँ है बना हुआ। आप कह रहे हैं घुसपैठी आ गए हैं। तो जो शेख हसीना जी को आपने रखा हुआ है इतने समय से अपने पास क्यों रखा हुआ है, वहां पे आप क्यों नहीं भेज देते उन्हें?
वहां के प्रधानमंत्री को, जो शेख हसीना जिसे फांसी की सजा हो गई, आप अपने पास क्यों रखे हुए हैं? हिंदुस्तान में क्यों रखे हुए हैं मोदी? ये तो सुमित भाई दो देशों के बीच का मामला ना, इस पर थोड़ी पांच की पड़ताल में हम बात करेंगे, जिस दिन होगा टॉपिक उस दिन बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं बॉर्डर से तस्वीरें क्यों आ रही है अगर नहीं है कोई घुसपैठी तो? और घुसपैठियों का विरोध तो मुखरता से किया है ना ममता बनर्जी जी ने भी। घुसपैठी बिल्कुल करा है, घुसपैठियों के लिए तो हर जना करता है घुसपैठियों के लिए तो हम भी कर रहे हैं कि घुसपैठियां जहाँ पे भी आप पकड़िए उसके अंदर करिए। पर आज आप सिक्योरिटी फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो क्या कर रही हैं? अगर कोई भीड़ भाग रही है तो क्या इन्होंने खोल दिए गेट कि आप चले जाइए? इन्होंने कोई जांच नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई? बॉर्डर पे जो हमारी फोर्सेज बैठी हुई है वो क्या कर रही है? केवल मूर्तशक बनी हुई है? नहीं ना, हमने क्यों लगाया हुआ? देश की सुरक्षा के लिए ना। एक्शन होना चाहिए ना, आप सुमित भाई एक्शन होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं बंगाल हो कुछ हो, ममता जी तो बहुत स्ट्रांग लेडी है, देश की लेडी है ना, वो तो सिर्फ बंगाल से क्यों बांध के रखना? इंडिया ब्लॉक की एक बहुत बड़ी चेहरे हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि आप खुद वोट चोर हैं, कांग्रेस ने भी ये रिएक्शन दिया है आप पर। नहीं, कांग्रेस, देखिए अभी कांग्रेस भी विपक्ष की पार्टी है वहाँ पे। भले ही वहाँ पे इनका खाता नहीं खुलता, अलग की बात है। पर कांग्रेस को आज खुद सोचना चाहिए, जिस तरीके से अगर ये ममता जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, ये पहले सीख के आए वहां से, इन्हें कुछ मिला है नहीं मिला पता नहीं मेरे को, कि जिस तरीके से बिहार के अंदर इनकी स्थिति हो गई, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। जैसे आज ये हमसे कह रहे हैं, माननीय ममता दीदी ने आज भी राहुल गांधी की तारीफ करी, किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग के लिए और विपक्षी एकता को जुटता करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पर इन्हें ये दिखाई नहीं पड़ता है। इन्हें ये दिखाई पड़ा है कि हमें बंगाल में रहना है, तो आप बंगाल में, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आज भी कह रहा हूँ, माननीय ममता जी से लोग प्यार करते हैं। कोई जो ये विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो गई चाहे भाजपा हो गई, भाजपा तो सेकंड रूलिंग पार्टी है वहाँ पे, कांग्रेस तो है भी नहीं कहीं पे। तो मैं तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा कि कांग्रेस के ऊपर मेरे को कहना, हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा और चुनाव आयोग के संग में। हमें कांग्रेस को कहीं हम भागते नहीं है, कहीं हम उसे अपने संग में नहीं देखते। पर आज हम लोग इसमें एक मुद्दा ये देश के अंदर मुद्दा बना हुआ है कि चुनाव आयोग के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो इसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों आके बोलते हैं? उनसे क्या मतलब है? चुनाव आयोग से सवाल कर रहा जा रहा है, चोरी का आरोप अगर लग रहा है तो चुनाव आयोग के ऊपर लग रहा है। जवाब लेता हूं भास्कर जी से इस पर। डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं भाई? डिफाइन क्यों करते हैं? और जबकि सारे सबूत अगर आपको मिल रहे हैं, राहुल गांधी सबूत दे रहे हैं या विपक्ष के नेता दे रहे हैं, चोरी हुई है, तो आपको FIR करानी चाहिए थी। आप क्यों शांत बैठे हैं? FIR क्यों नहीं हो रही है? उन्हें उठा के जेल में डालिए राहुल गांधी को, अगर वो गलत बोल रहे हैं। पर आज ये देखा गया है कि जब आपके मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके कपड़े उतारे जाते, फाड़े जा रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, बच्चियों को मारा जा रहा था, तो उस समय अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ मणिपुर पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें बंगाल से भी तो आती हैं। बीजेपी यही तो कह रही है, वो ये नैरेटिव बना रही है कि आप बहुत सिलेक्टिव हैं, आप मणिपुर की बात करेंगे लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, 24 परगना में जो हो रहा है, कूच बिहार में जो हुआ, आप उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल करेंगे रोहित भाई। इसका उदाहरण है, हमने वहां पे जो भी हुआ, हम खुद कह रहे हैं, जिन आरोपियों, जिन लोगों ने भी कुछ भी करा था, हमने उठा के उन्हें जेल में डाला, हमने कोई पकड़ा नहीं है। पर आज आप देखिए, इनके संग में बिहार के अंदर 7वीं फेल और जो आरोपी हैं डिप्टी CM बना दिया जाता है, और ऐसे लोगों को जो चुनाव नहीं लड़े उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। ये है परिवार। सुमित भाई, अब बिहार पे मैं ये पूछ रहा हूँ, बिहार में भी तो नहीं आई ममता बनर्जी? बिहार में भी आ जाती, कुछ माहौल बन जाता, शायद सीटें ज्यादा आ जाती। और नहीं, मुझे रोहित भाई मुझे एक बात बताइए, आरोपियों को डिप्टी CM बनाते हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे भाई कब तक आप चलेंगे? और आप दूसरे विपक्ष के नेताओं के ऊपर कहते हैं CBI ED छोड़ देते हैं। अरे भाई पहले अपना कर तो ठीक करिए। जब इनका क्या रूल है कि अगर कोई विपक्ष में है, चाहे समाजवादी में है, चाहे वो TMC में है, चाहे कांग्रेस में, जब तक वो उसमें है वो आरोपी है। जब हमारे पास आ गया तो आरोपी नहीं है, तो CBI ED कब तक जांच करेगी? ये भी एक सवाल का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। जनता सब देख रही है, पर कब तक चुनाव आयोग भाजपा की मदद करेगा? जिस तरीके से बांग्लादेश के चुनाव आयोग के ऊपर बम फूटा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान के चुनाव आयोग के ऊपर भी बम फूटेगा। लिख के रखिए, लिख के रखिए आप मेरी बात। ज्यादा दिन दूर नहीं है जिस तरीके से चुनाव आयोग को वहां से एडवाइस है कि वार्निंग है, तरीके से हिंदुस्तान के एडवाइस है कि वार्निंग है? बिल्कुल एडवाइस की वार्निंग जी, ये एडवाइस है या वार्निंग है? मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि जिस तरीके से चुनाव आयोग, आप मुझे बताइए रोहित भाई कि बिहार के अंदर जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव घोषित होने के बाद इन लोगों ने 10,000 रुपए प्रति महिलाओं के खाते में जो भेजे, चुनाव आयोग क्यों मुर्दशर बना रहा है? क्यों नहीं इन्होंने FIR करी? क्यों उस चीज को रोका इन्होंने? डन, आपके बहुत सारे सवाल आ गए सुमित भाई, मुझे भास्कर दा के पास जाना पड़ेगा। भास्कर दा क्लियर कर दीजिए ना, सीधा क्लियर कर दीजिए जनता के सामने, SIR NRC का पहला कदम है क्या? ममता बनर्जी कह रहे हैं, सुमित भाई भी ये कह रहे हैं।
मुझे तो यही कह रहे हैं कि ममता जी जो सुमित भाई को अच्छे ट्रेनिंग दिए हैं। देखिए बंगाल अभी इंडस्ट्री का फैक्ट्री नहीं है, बम का फैक्ट्री हो गया है। ममता दीदी डरती नहीं है। बंगाल अभी इंडस्ट्री नहीं बैठते हैं, बमों का इंडस्ट्री होता है, इसलिए बम की बात कर रहे हैं। ये बम पड़ेगा, ये पड़ेगा, बम की बात कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में ये घटना घट रहा था तो इनका ममता बनर्जी बोला था कि बांग्लादेश के जैसा यहाँ पे भी घटना घटेगा। ये जो बम इंडस्ट्री इन्होंने लगाया है, बंदूक इंडस्ट्री में लगाया है ना, इसी को चलाने के लिए 2 करोड़ इन्फ्लुएंसर, 2 करोड़ लोग बाहर से अंदर आके घुसपैठिया जो है यही कर रहे थे। आज हर इलेक्शन में जो भी बंगाल का इलेक्शन क्राइम, बंगाल का इलेक्शन का हिंसा आज देश में नहीं सारा वर्ल्ड में अब फैल गया है कि बंगाल नंबर 1 अगर होगा तो इलेक्शन के टाइम पे हिंसा में होगा। आज दिख रहा है। लेकिन भास्कर दा वो तो यही आरोप लगाते हैं ना कि वो जो क्राइम होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है आपकी तरफ से, यही तो आरोप लगाते हैं आप पर। नहीं, ये क्राइम जो बंगाल में क्राइम अगर स्पॉन्सर हम करते तो अभी तक हम पावर में रहते। ये घुसपैठिया क्या करते हैं, यही घुसपैठिया खगड़िया में जब विस्फोटन होता है, जब बम ब्लास्ट होता है तो ये घुसपैठिया पकड़े जाते हैं। कार्रवाई करेंगे। आज जब नदिया में होता है, कोचबिहार में होता है तो ये पकड़े जाते हैं। यही तो ये लोग कर रहे हैं। बॉर्डर टेररिज्म होता है, बॉर्डर टेररिज्म होता है, जितना वहाँ पे बॉर्डर पे गोल्ड स्मगलिंग होता है, जहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग होता है, फेक नोट का कारोबार होता है, ये सारे घुसपैठिया जो है यही कारोबार में डूबे हुए हैं। इसी के लिए ममता बनर्जी जो है इनके साथ इतना उनका 11 साल लगाव क्यों है? आज वही लोग बंगाल में जब वोट होते हैं तो गांव के गांव, बूथ के बूथ लूट करने का काम आता है। और बम की बात अभी सुमित भाई अपने अनजाने में कह दिए हैं। लोग अपना जो ये होता है जो अनजाने में कहते हैं तो कह दिए हैं कि बांग्लादेश जैसे बम यहाँ भी होगा। आज आप देखिए हम चाहते हैं लिस्ट दीजिए, जैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसमें झूठ बोला था। आपको याद है काला वालों की हमारे पास आज तक लिस्ट मिली नहीं है, वो लिस्ट दे दीजिए। तो ममता बनर्जी में आ गए बता दीजिए। तो ममता बनर्जी आंसर में कब आते हैं जब वो देखते हैं कि वो एक्सपोज होने वाले हैं। नहीं दिखाती हैं एसआईआर में ममता बनर्जी, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी ये सारा एक्सपोज हो रहा है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, केतन भाई जल्दी से आ जाइए स्क्रीन पर। केतन भाई, कुछ बिहार, मालदा, हर जगह से इन लोग का। केतन भाई पॉलिटिकल लाइन है सिर्फ, एसआईआर, वोट चोर, गद्दी चोर सिर्फ पॉलिटिकल लाइन है कि ठोस एविडेंसेस भी हैं? अब देश भी देख रहा होगा राहुल गांधी की तरफ। रोहित जी मुझे हंसी लगती है और एक बात पे कि राहुल गांधी बड़े बड़े ये करते, दावे करते हैं, बड़े बड़े क्या पदयात्रा करते हैं और एक के बाद एक जगह भाजपा पावर में आ रही है। आप वोट छोड़ गद्दी चोर बिहार में इतना बड़ा नारा लगा दिया। आपको ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए, इस बात का श्रेय है आपको ज्ञानेश कुमार जी को देना चाहिए। तो ये जनता का मूर्ख बनाना बंद करें और जनता मूर्ख नहीं बनेगी। बिहार का जनता वोट छोड़ गद्दी चोर नहीं, इनको ही बोला है कि अभी बिहार छोड़। राहुल गांधी को बिहार ही छोड़वा चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो केशव चुनाव में या सबसे ज्यादा किसी की अगर भूमिका रही तो ज्ञानेश कुमार की रही है। आप लोगों ने हरियाणा में वोट चोरी की सरकार बनाई, आप लोगों ने बिहार में वोट चोरी की सरकार बनाई, आप लोगों ने महाराष्ट्र में भी वोट चोरी करके सरकार बनाई है। और आपकी चोरी नहीं चलेगी, जनता समझ रही है। ये सब आपका ना मीडिया में बहुत अच्छे लगते हैं। पदयात्रा आप कर रहे हैं चुनाव आयोग में, हम अगर आपकी मंशा इतनी साफ होती ना तो आप पदयात्रा जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव नहीं। पदयात्रा जो है ये गैलरी शो है, पदयात्रा जो है ये एक ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। और ये पदयात्रा आप गुजरात में भी करेंगे, गुजरात में भी हर एक सरकार की आपने बिहार में पदयात्रा किया, बिहार में हर चोरी का बाद भी आप कैसे आकर के केतन भाई प्लीज मेरे को सुनिए। केतन भाई, केतन भाई, केतन भाई भास्कर दा मैं आ रहा हूँ। भास्कर दा आपकी सारी बातें जा रही है। भास्कर दा आई गिव यू टाइम। भास्कर दा कम टू यू, एक मिनट बस मुझे केतन दा से बात करने दीजिए। केतन भाई प्लीज, केतन भाई मुझे बताइए, ठीक है राहुल जी पहुंचे, वोट अधिकार यात्रा निकाली, जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, बहुत बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर आपके पास एविडेंसेस होंगे कि नहीं होंगे, आगे कांग्रेस क्या काम करेगी अलग बात है। दूसरी तरफ आप ग्राउंड के रिजल्ट्स भी तो आप देखेंगे।
आज बिहार में कांग्रेसी कार्यकर्ता में जो जोश था वो वापस ठंडा पड़ गया, ये बात आप मान लीजिए। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ठीक तभी होगी, सॉल्यूशन तभी ठीक होगा जब आप प्रॉब्लम एड्रेस कर लेंगे। एसआईआर के अलावा आपको क्या लग रहा है, एसआईआर से कितना % वोट चोरी हो गया कि आप 5 पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए? कितना %, कितना बड़ा इम्पैक्ट? इसके अलावा दूसरे मुद्दे भी तो होंगे जिस पर कांग्रेस मंथन चिंतन कर रही होगी। बीजेपी लग चुकी है। केतन भाई, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, बीजेपी लग चुकी है बंगाल के लिए। हाँ, बीजेपी तो लगी रहती है। बीजेपी का तो देश चलाने, सरकार चलाने से मतलब ये सिर्फ उनकी पार्टी चलाने के लिए लगी रहती है। तो मैं जो कह रहा हूँ, बात करके मैं 2 विडंबनाओं पे आता हूँ। एक जो घुसपैठिए का नारा बंगाल में हर जगह अमित शाह जी खुद भी देते हैं, तो ये बताइए कि बॉर्डर किसके हवाले है? बॉर्डर तो अमित शाह जी के हवाले है ना, गृह मंत्रालय के हवाले। अगर कोई घुसपैठी हो रही है तो किसके चलते हो रही है? वहाँ अमित शाह जी की विफलता है, उनको ये देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी विडंबना ये है, केतन जी, इसीलिए तो कहते हैं आप सरकार में बहुत दिन नहीं है, भूल गए सरकार कैसे चलते हैं। डीजी होता है स्टेट गवर्नमेंट का, डीजी होता है स्टेट गवर्नमेंट का। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि जो आज ममता बनर्जी का, आज देखिए गलत तथ्य मत दीजिए ना, सबसे पहले 2005 में माननीय ममता बनर्जी ने ऐसा कहा था कि बाहर से लोग आकर, बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ वोटर हो जा रहे हैं। और आज देखिए ये विडंबना कि आज उन्हीं को उनके पक्ष में बोलना पड़ रहा है। तो ये विडंबना। और दूसरी जो सबसे बड़ी कारण ये है कि 2021 के चुनाव में हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर सीए एनआरसी के मुद्दे पर सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति करके दोनों ही ने डिविडेंड पाया है। उसी डिविडेंड के चक्कर में वो फिर अभी 26 के इलेक्शन में वो किसी प्रकार से इस एसआईआर, एनआरसी वगैरह के मुद्दे पर लोगों को विभाजित करके वोटों का पोलराइजेशन करके दोनों ही लोग फायदा लेना चाहते हैं। I'll come back to you, केतन भाई। केतन भाई, मैं आपको मौका दूंगा। एक बड़ी ब्रेकिंग और आ रही है, तुरंत आ रहा हूँ। लाडली साहब और रास बिहारी सर आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ है, कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा एक बार। कि भारत में ये संख्या आपकी कम है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में एक बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है,
तो हम किस विकास की बात करते हैं? और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8 साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के इस एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना, यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था, आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की ये अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए। वे तो योगी आदित्यनाथ जी को आप सुन रहे थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। बिना देर किए सीधा गौतम लाहिड़ी सर के पास में जा रहा हूं। गौतम सर प्लीज, आपने भी अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि एसआईआर जरूरी है, एसआईआर इज नेसेसरी, और जो बात कह रहे हैं कि डिटेक्ट, डिटेन, देन डिपोर्ट, और आपने ये भी कह दिया कि लोगों के बीच में कुछ कंफ्यूजन भी है। तो इन दोनों चीजों के बीच में आपको नहीं लग रहा कि जिन लोगों के बीच में कंफ्यूजन है उनकी कंफ्यूजन भी तो दूर हो जानी चाहिए? कौन दूर करेगा? दूर तो कर सकता है चुनाव आयोग, क्योंकि जी अब मेरे ख्याल में बहुत ही कम समय दिया जा रहा है बीएलओ को। वो बेचारी बहुत ही मुश्किल में पड़ रहा है। उसका लाइफ, उसका बाकी काम करने के बाद ये काम करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा देते तो अच्छा होता है। एसआईआर बहुत ही अच्छा ढंग से हो सकता था। तो इसलिए मैं कहना है कि बाकी पश्चिम बंगाल का स्थिति बाकी राज्यों से अलग है, क्योंकि यहाँ के देश विभाजन का सीधा एक इम्पैक्ट है। उसके कारण बहुत लोगों के पास ऐसे है, खुद ममता बनर्जी कहा मेरे पास जन्म कुंडली है नहीं, कहाँ से दिखाऊंगी। तो ऐसे कुछ स्थिति, ऐसे कुछ लोगों का है प्रॉब्लम। लेकिन जिसका पिछले वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे मैंने भी फॉर्म भरा है, मैंने देखा पिछला वोटर लिस्ट में नाम है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ पे घुसपैठिया का समस्या है, ये बात सही है। लेकिन घुसपैठिया का जिस तरह का पॉलिटिकल आपको कलर जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यूज करते हैं, उसका कितना फायदा होगा, इसलिए मेरा डर है। क्योंकि माइनॉरिटी वोट अगर कंसोलिडेट हो जाएगा तो ये ममता के लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये डर के कारण ममता इसको पॉलिटिकली यूज कर रहा है। वो क्योंकि 30% माइनॉरिटी वोट है, सिर्फ उसको 20% हिंदू वोट चाहिए, इसी से ही तो काम हो जाता है। इसी के कारण ही बंगाल में कोई सरकार 30 साल से पहले जाता नहीं है, जब तक माइनॉरिटी वोट आप सेव नहीं कर पाओगे। कांग्रेस 30 साल राज किया, लेफ्ट 34 साल राज किया, ममता 15 साल राज कर रहा है। 15 साल आपको किसी तरह से बिहार में जो कुछ हुआ है, जो
माइनॉरिटी वोट में कुछ सेध लगा है। अगर इस तरह का कुछ स्ट्रैटेजी नहीं करने से आप माइनॉरिटी को कंसोलिडेट करने जितने देंगे वो फायदा ममता बनर्जी का है। ये मेरा मानना है बंगाल का स्थिति देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्थिति कंप्लीटली डिफरेंट है। आप उतना ज़्यादा कहोगे घुसपैठिया, सारे अल्टीमेटली सारे माइनॉरिटी मानते हैं कि मेरे लिए ही बोल रहा है, हम ही घुसपैठिया है। लेकिन बंगाल पे गरीब मुसलमान जो देश छोड़ के नहीं गया था एलिटिस्ट मुस्लिम, और वहाँ से लेकिन गरीब हिंदू जनता साथ साथ एलिटिस्ट हिंदू भी आ गया था बंगाल में, घर बार छोड़ के। बहुत सारे लोगों के पास कागज भी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन उसमें से चुनाव आयोग देखेंगे ढंग से। लेकिन बीएलओ को लिए सोचना चाहिए थोड़ा। राजस्थान में एक सुइसाइड हो चुका है, उनका पॉकेट से कागज आया कि उन्होंने सुइसाइड किया बीएलओ काम के कारण, चुनाव के काम के कारण। ये जो नीचे दर पे जो कर्मचारी है उसके लिए बहुत परेशान हो रहा है, ये बात सच है। भास्कर दा, यही तो आरोप लग रहा है ना कि वेरिफिकेशन इज रियली अग्रेसिव, ये बहुत अग्रेसिव हो रहा है, बीएलओज आर इन प्रेशर। अब किसके प्रेशर में है बीएलओज? रोहित जी, पहले तो बात है हमारे यहाँ पे जो भी पैनलिस्ट हैं कांग्रेस से, सीएमसी से, पूरा सच नहीं बताते हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ममता बनर्जी जो चिट्ठी लिखे थे बीएलओ ये गणेश कुमार जी को, उनकी जवाब बहुत साफ सुथरे शब्दों में आ गया है। ये कह रहे हैं कि बीएलओ पे ट्रेनिंग नहीं है, उनको दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दिया गया है। और उसके ऊपर भी ये भी गणेश कुमार जी ने अपने चिट्ठी में लिखे कि अगर एडिशनल फोर्स की जरूरत है तो जैसे बिहार में जीविका दीदी एंड वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया गया था, वैसे जीविका दीदी और वॉलंटियर्स के इस्तेमाल बंगाल में भी हो जाएगा। और बंगाल में तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ममता बनर्जी बार बार लग रहे इसको रद्द कीजिए, कभी ये कह नहीं रहा है कि इसको सही ढंग से कीजिए। रद्द करने और सही ढंग से करने में फर्क क्या होता है? अगर ये सही ढंग से करे तो ममता दीदी का वही रात का नींद उड़ जा रही है कि भाई ये जो तकरीबन 1-2 करोड़ जो घुसपैठिए आ गए हैं, इनके जो इस्तेमाल इन लोग कर रहे हैं 15 साल से, इस्तेमाल बंद हो जाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप रोक दीजिए। ये कभी कहने रहे कि ठीक है एडिशनल फोर्स दीजिए, एडिशनल पैसा दीजिए और इसको सुचारू ढंग से कीजिए। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको रोकने का जो प्रवृत्ति है, यही मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इनको डर बहुत अच्छा लगा। तो उनको तो ये भी डर है ना, वो तो 100% कहने हैं कि वोट कटेगा, वोट कटेगा, वोट कटेगा। आप वोट काट रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको माइनॉरिटी वोट जो हो रहा है, आप 12 डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मेजोरिटी बन गए हैं तो उनके तो वोट कटेगा, क्योंकि सारे आए बांग्लादेश से। तो उसका तो वोट कटेगा। 10 साल यहाँ पे रह करके उन लोग वोट दे रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास रेशन कार्ड नहीं है। यहाँ का जितना भी सरकारी स्कीम्स चल रहे हैं उसका बेनिफिट तो 15 साल से ले रहे थे। 15 साल के और 2 जनरेशन 3 जनरेशन से ले रहे थे। आज जब मोदी जी ने रोक लगा दिया, अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया किसी भी हालत में एसआईआर होगा, तो इनकी तो सांस रुक गई। इनको कह रहे कि इतना जो ये 10,000 रुपया की बात कर रहे हैं बिहार में, इतने सालों से ये जो फेक राशन कार्ड, फेक वोटर कार्ड, इन्होंने हर स्कीम को सुविधा दे रहे थे, हर स्कीम का सुविधा दे रहे थे। ये क्या है बताइए? आज उन लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी का सुविधा बंद हो जाएगा। बांग्लादेश से आए थे, भारत का जल जंगल जमीन के ऊपर अधिकार करने के लिए आज उनको जब पता चल गया कि सुविधा बंद हो जाएगा तो ये एकदम भाजपा निकल रहे हैं। एकदम साधुवाद उनको बताता हूँ कि उन्होंने इतनी ईमानदारी से ये बात बता दी कि एसआईआर जो है ये निर्वाचन कमीशन का एसआईआर नहीं है, ये भाजपा को सुविधा पहुंचाने वाला एसआईआर है। एकदम ये बात बता दिया इन्होंने। तो कह रहे हैं कांग्रेस पूछता हूँ, कांग्रेस का केतर अग्रवाल जानते नहीं कि देश कैसे चलता है। झारखंड के चुनाव में कहते हैं माननीय गृह मंत्री, बिहार के चुनाव में कहते हैं बिहार में और सारे बंगाल में देश का तो 11-12 साल ऑर्डर का उनका जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से आपका पॉइंट आ गया। भास्कर दा आपका पॉइंट आ गया। केतन भाई वो तो कह रहे हैं, चलो वो तो कह रहे हैं घुसपैठिया हो गए, घुसपैठिया इधर भी है उधर भी है, झारखंड में भी थे, बिहार में भी थे, अब बंगाल में भी है। मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस अपनी स्पेस देख रही है, टीएमसी और लेफ्ट के बीच में कहीं अपनी स्पेस देख पा रही है? केतन भाई जी, आपकी स्पेस कहां, आपकी पॉलिटिकल स्पेस कहां है बंगाल में? इन बिटवीन टीएमसी एंड लेफ्ट, वेयर इज कांग्रेस?
जी वही बात मैं बता रहा हूँ। 2021 के चुनाव में, हम 2021 के चुनाव में जब हम गए थे, उस समय हम मुख्य विपक्षी पार्टी थे, मगर 2021 के चुनाव में सीए एनआरसी के नाम पर इन्होंने ऐसा सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति की कि बंगाल का जो माहौल है पूरा ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण में जी हम बेशक हम ध्रुवीकरण की बलि, हम वहां शून्य हो गए ध्रुवीकरण के चलते, क्योंकि मुद्दों पर चुनाव दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं। अब मैं 10 सेकंड में बीआरओ की स्थिति में बता रहा हूँ। आज यहाँ बंगाल में तृणमूल वाले इनको परिषद में रखते हैं कि आप हमारे हिसाब से करिए, और ऊपर से निर्वाचन कमीशन की तरफ से प्रेशर है कि नहीं आप उसको ऐसे करिए। बेचारे बहुत परेशानी में और बहुत प्रेशर में। बात तो जायज है कि आप 1 महीने के अंदर, जिस राज्य में 10 करोड़ से ऊपर आबादी है, उस राज्य में आप 1 महीने के अंदर आप एसआईआर करेंगे तो ये जाति तो है ही, ये हड़बड़ी है। हम ये चाहते हैं कि एसआईआर प्रेशर आपके ऊपर है। डन केतन भाई, डन जल्दी से। सुमित भाई प्लीज मुझे बताइए। सुमित भाई वो तो यही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत इरेगुलरिटीज हमें मिली, अनियमितताएं मिली, वही काम ठीक कर रहा है, और जितने फॉर्म्स बांटे गए लगभग 100% फॉर्म्स तो बांट ही दिए इलेक्शन कमीशन ने। क्या प्रॉब्लम है अब सुमित भाई? रोहित भाई देखिए, जिस तरीके से एसआईआर, हम मना नहीं कर रहे हैं एसआईआर करने के लिए, आप करिए एसआईआर, पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं एसआईआर की, उसमें प्रेशर पड़ रहा है। जो 28 लोगों की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग है या देश के गृह मंत्री या माननीय मोदी जी हैं? इसका जवाब कौन देगा? भाजपा के प्रवक्ता के पास है, वो दें। और जिस तरीके से अभी इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या इनके पास जो ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ की लिस्ट बता रहे हैं कि 1 करोड़ घुसपैठिए हैं, आपके पास लिस्ट होगी, आप उसे उजागर कर दीजिए। बिल्कुल सही बात, घुसपैठियों की लिस्ट कर दीजिए। ये काम तो गृह मंत्रालय का ही है, ये काम तो गृह मंत्रालय का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेहरोत्रा भाई। मेरे पे वक्त आज कम है, लेकिन मैं जाते जाते राज बिहारी जी प्लीज कंक्लूड आप मुझे कीजिए। राज बिहारी जी प्लीज आप मुझे बताइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत करने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज टूल है, सिर्फ पॉलिटिक्स का टूल बन चुका है अब ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोडिफिकेशन हो गया। जनता के बीच कौन सा नैरेशन ज्यादा मजबूत जा रहा है? राज बिहारी जी प्लीज आप बता दीजिए मुझे, कंक्लूड कीजिए आप। देखिए, जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है ये तो बिहार बता चुका है। ठीक है, अब बाकी स्टेट भी बताने वाले हैं। हाँ। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, देख पश्चिम बंगाल में बड़े सुनियोजित तरीके से घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है, बसाया गया था। अब उनको निकालने की बारी है। अगर कोई पहचान मांग रहा है, भाई आप बताइए, आप साबित करिए आप भारत के नागरिक हैं, तो बताना पड़ता है। सही बात। अगर आपको रात को आप कहीं जा रहे हो और पुलिस को संदिग्ध लगे या ना लगे, अगर आपकी गाड़ी रोक कर पूछते हैं भाई कहाँ से आए हो, पर ना पूछते हैं आपका आई कार्ड भी मांग सकते हैं। जो नहीं देता, भागने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो चोर है। तो बताने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने खास तौर पे पश्चिम बंगाल में केंद्र की हर बात को, नरेंद्र मोदी की हर बात को, अमित शाह के हर बात को एक मुद्दा बना रखा है। और उन्होंने छोड़ा किसको है? उन्होंने ना संविधान को बख्शा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बख्शा है, ना चुनाव आयोग को बख्शा है, ना उन्होंने संसद को बख्शा है। ये सही बात है, ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, इस पर तो हम बाहर पलटवार भी देखेंगे आगे, और भी मैं डिबेट्स रखूंगा, क्योंकि अब तो बंगाल पर काफी बात होगी, अग्रेसिवली बात होगी। आज मुझे वक्त इतनी ज्यादा दे रहा, लेकिन आप जैसे पैनलिस्ट आते हैं वक्त कैसे बीतता है पता नहीं चलता। सुमित भाई थैंक यू सो मच, आप भाई थैंक यू सो मच, राज बिहारी जी थैंक यू, केतन भाई थैंक यू सो मच, भास्कर दा इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच।